नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस किसान लाइन प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास शुरू हो चुकी है, आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर कर दें जो यूपीएससी या यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इसमें जुड़ जाएं। उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी को ध्यान में रख कर के, यूपी पीसीएस को ध्यान में रख कर के हमारी ये क्लासें चल रही, लेकिन ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है, तो वो लोग भी इसमें जुड़े और इस क्लास का जो है भरपूर उपयोग करें। यह डेली करंट अफेयर की जो क्लास है, इसमें हमने MIQ नाम दिया है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही चर्चा कर रहे हैं। MCQ के रूप में MCQ क्वेश्चन रहेंगे और MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग उसको देखिए और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए। द काउंसिल सिविल सर्विसेज करके टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसमें आप जा करके चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उससे आप लोग जुड़ करके वहां से भी आप अपडेट प्राप्त करते रहें। और किसी भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, कैसे बैचेज में हम आप हमारे यहाँ एडमिशन ले, तो उसका आपको नंबर आपके नीचे लाइनिंग में दे रहा होगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और उस पर बात करके अपनी जो है क्वेरी पूरी कर सकते हैं। और आप आकर के कुछ भी जानकारी प्राप्त करना हमारे संस्थान में आके बात कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी पहली क्लास, जो पहला क्वेश्चन हो रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। अब ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, रूस। तो ये जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, यानी भारत इसका सही उत्तर होगा। देखिए व्याख्या, कुछ जानकारी और लेते हैं। भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। तो ये जो समिति की अध्यक्षता करेगा ये जनवरी 2022 में होगी। अब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाकर के भारत आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं आतंकवाद पैर फैला रहा है, उसके विरोध में समितियां जो गठित की गई उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अब सदैव भारत आतंकवाद का विरोधी रहा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में या संयुक्त राष्ट्र में उसका एक दबदबा रहा है भारत का भी। तो इस बार जो है कि जनवरी 2022 में भारत आतंकवाद विरोधी जो समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता करेगा। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता तकरीबन 10 वर्षों के बाद भारत के पास आई है। 10 वर्षों बाद ये भारत के पास अध्यक्षता आई है, जबकि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। तो 2012 में भारत ने पहली बार, मतलब कि पहली बात नहीं कि 2012 में इसकी अध्यक्षता भारत ने किया था आतंकवाद विरोधी समिति का। उसके बाद 10 सालों बाद आप देख रहे हैं तो ये जनवरी 2022 में इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो 10 साल बाद भारत को पुनः मौका मिला है। चलिए, भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। ये 2021 और जो 22 है इसमें भारत 3 महत्वपूर्ण समितियों का 2021-22 में 3 महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्षता करेगा। देखिए, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति है। एक समिति कौन सी है? तो तालिबान प्रतिबंध समिति, फिर लीबिया प्रतिबंध समिति है और आतंकवाद विरोधी समिति है। ये 3 समितियों की जो है कि भारत अध्यक्षता करेगा 2021 और 22 में मिला करके। इसमें आप देख रहे हैं कि आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 में वो करने वाला है। भारत ने जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया था। तो जनवरी 2021 में 2 वर्ष का कार्यकाल का ये शुरू किया था। तो अभी जो जनवरी आ रहा है 2022 का, इसमें वो 1 साल पूरा करेगा। अभी 1 साल और उसका 2 कार्यकाल होगा, क्योंकि 2 वर्ष का कार्यकाल इसको दिया गया है। साथ ही भारत ने अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की थी। तो अगस्त 2021 में आप देखेंगे 1 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी भारत ने की थी। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है में यह भारत का 8वां कार्यकाल है। तो ये 8वां कार्यकाल भारत का होगा जो ये
सदस्यता ग्रहण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारे गिरीश कुमार मिश्रा, विक्रम मिश्री, पंकज सरन, अशोक खेमका। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हाल ही में जो है आप देखेंगे विक्रम मिश्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको? विक्रम मिश्री को। तो हमारा जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा बी, यानी सही आंसर हमारा सी होगा, बी होगा, विक्रम मिश्री। ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। तो ये जो विक्रम मिश्री है पंकज सरन का स्थान ले रहे हैं। अभी इससे पहले विक्रम मिश्री के पहले पंकज सरन इस पद पे थे। अब पंकज सरन के स्थान पर विक्रम मिश्री उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। चलिए और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। देखिए, चीन संबंधी विषयों के विशेषज्ञ और बीजिंग में पूर्व भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की सचिवालय में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये जो विक्रम मिश्री है चीन संबंधी विषयों के विशेषज्ञ और बीजिंग में देखेंगे तो ये चीन की राजधानी जो बीजिंग है यहाँ ये भारतीय राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। फिर देखें कि वर्ष 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं विक्रम मिश्री, पंकज सरन का स्थान लेंगे। तो 89 में जो है कि ये बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, पंकज सरन का स्थान ले रहे हैं। बतौर उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। विक्रम मिश्री का जन्म अगर देखें तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था और नवंबर 2018 में उन्हें चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। 2018 में इनको चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और इनका जन्म जो हुआ था श्रीनगर में हुआ था। वर्ष 2012 में इन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निजी सचिव भी नियुक्त किया गया था। जब प्रधानमंत्री जी जो है मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय इनको जो है कि इनका निजी सचिव बनाया गया था मनमोहन सिंह का। अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी वे कार्यरत रहे हैं। तो ये विक्रम मिश्री का कुछ परिचय रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरसंचार विभाग ने यूजर डेटा और कॉल रिकॉर्ड को कम से कम कितने अवधि तक बनाए रखने का आदेश दिया है? कम से कम कितने अवधि तक बनाए रखने का आदेश दिया है? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो हाल ही में जो दूरसंचार विभाग है इन्होंने यूजर डेटा और कॉल रिकॉर्ड को कम से कम 2 वर्ष तक बनाए रखने का आदेश दिया है। कम से कम 2 वर्षों तक, यानी आपके जो कॉल रिकॉर्ड की जाएगी दूरसंचार विभाग उसको कम से कम 2 वर्ष तक रखेगा, ताकि उससे वो जो है कि आप पे नियंत्रण स्थापित कर सके, आपकी चीजों को देखता रहे वो। इससे जो है कि और भी चीजों को देखते हुए कमी आने वाली है। तो ये जो है कि 2 वर्ष कम से कम इसने आदेश दिया है कब रखा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी 2 वर्ष। देखिए, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कम से कम 2 वर्ष तक वाणिज्यिक और कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश दिया। सुरक्षा हवालों का जो है कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है इसने, जिस कारण ऐसा ये कर रहे हैं। यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट में यह संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर किया गया। राष्ट्रीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अनुरोध किया है कि इस तरह से आप करिए, ताकि कम से कम 2 वर्षों तक अगर इनका कॉल रिकॉर्ड आपके पास रहता है तो चीजें आसान हो जाएंगी और सुरक्षा हमारी मजबूत बनी रहेगी, जिस कारण दूरसंचार विभाग ने ऐसा आदेश जारी किया है। इससे पूर्व ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड संग्रहित करने की अवधि केवल 1 वर्ष थी। पहले केवल 1 वर्ष थी, अब जो है कम से कम 2 होगी, यानी अधिक से अधिक और समय भी हो सकता है। इसी बात में ये निहित है, जहां कम से कम शब्द लग गया है इसी बात में निहित है कि अधिक से अधिक भी और चीजें हो सकती है और टाइम हो सकता है। लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो केवल 1 वर्ष थी, उसके बाद आपका कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? इसमें आपको देखना है कि नासा ने साइके मिशन को कब लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। कई तरह से इसमें क्वेश्चन और भी बन रहे हैं कि साइके मिशन किस जो है अंतरिक्ष एजेंसी की मिशन है।
तो नासा को आपको याद रखना है। अब नासा ने इसको कब लॉन्च करने की घोषणा की है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फरवरी 2022 में, अगस्त 2022 में, जुलाई 2023 में, या डी 2024 में। तो नासा ने साइके मिशन को जो है अगस्त 2022 में जारी करने की घोषणा की है, यानी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, अगस्त 2022। चलिए जानते हैं साइको मिशन के बारे में कुछ और चीजें। नासा ने अगस्त 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है और यह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में 16 साइकी नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने के लिए लॉन्च पहला मिशन होगा। तो ये जो है कि 16 साइकी नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने के लिए यह पहला लॉन्च मिशन होगा और इस मिशन को अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा और यह वर्ष 2024 तक क्षुद्रग्रह बेल्ट में पहुंच जाएगा। तो कब तक ये पहुंचेगा? 2026 तक क्षुद्रग्रह बेल्ट में ये पहुंच भी जाएगा। पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित 16 साइकी हमारे सौर मंडल की क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। इसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? तो 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है 16 साइकी। तो यहां पर पहुंच जाएगा। फिर देखें इस रहस्यमयी क्षुद्रग्रह की खोज, ये जो साइकी मिशन साइकी क्षुद्रग्रह है, इसका जो खोज है, इस रहस्यमयी क्षुद्रग्रह की खोज इतालवी खगोल शास्त्री एनीबेल डी गैस्परिस द्वारा किया गया। ये कब किया गया था? 17 मार्च 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी के नाम पर रखा गया। तो किसके नाम पर रखा गया है? ग्रीक की एक प्राचीन आत्मा की देवी है साइकी, उनके नाम पर इस मिशन का नाम रखा गया है साइकी। तो साइकी रखा गया जो एक क्षुद्रग्रह है जिसकी खोज किया था इतालवी खगोल शास्त्री ने 1852 में, 17 मार्च 1852 में। चलिए, चूंकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्रग्रह है इसलिए इसके नाम के आगे 16 जोड़ा गया। तो 16 क्यों जोड़ा गया? क्योंकि यह जो है 16वां क्षुद्रग्रह है, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शहर में, पूछा जा रहा है किस शहर में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। ऑप्शन है हमारे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। तो ये आईआईटी इंदौर का जो सैटेलाइट कैंपस है ये उज्जैन में खोला जाएगा। कहां पे? उज्जैन में खोला जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, उज्जैन। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। 28 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्राचीन वैभवशाली ज्ञान परंपरा के अनुरूप उज्जैन को प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के एक प्रमुख शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में उज्जैन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। तो उज्जैन में यह खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि पर स्थापित यह कैंपस अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा। 100 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र और मानकों के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान करेगा और अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। अपनी तरह का यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट दिख रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। कूट में करके इस क्वेश्चन को रखा जा सकता है, इस ऑप्शन को रखा जा सकता है और पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा सत्य है या असत्य है। रोजगार और स्वरोजगार के प्रोत्साहन में यह कैंपस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इससे रोजगार भी उपलब्ध होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है। आईएनएस केसरी ने हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सहायता प्रदान की है। ऑप्शन है हमारे मोजाम्बिक, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स। तो ये जो आईएनएस केसरी ने हाल ही में जो है कि मोजाम्बिक पहुंच करके रक्षा सहायता और खाद्य सहायता प्रदान की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, मोजाम्बिक।
इसका सही उत्तर क्या होगा? मोजाम्बिक। चलिए, भारतीय नौसेना का जहाज INS केसरी मिशन सागर के तहत 500 टन खाद्य सहायता देने के लिए मापुटो बंदरगाह मोजाम्बिक पहुंच गया है। तो ये 500 टन खाद्य सहायता देने के लिए मापुटो बंदरगाह मोजाम्बिक पहुंच गया है। और INS केसरी मोजाम्बिक के सशस्त्र बलों को सौंपे जाने वाले 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा उपकरण भी ले जा रहा है। इससे पहले INS देखें केसरी ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। इससे पहले भी ये अन्य देशों को प्रदान की थी, जिसमें से आप देख रहे हैं मॉरिशस, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। तो इस बार अब जो पहुंची हैं वो मेडागास्कर में पहुंचा है। तो ये मोजाम्बिक पहुंच करके उनको ये सहायता प्रदान कर रहा है। तो इस बार मोजाम्बिक पहुंचा है। तो इसका सही जो उत्तर होगा उसमें ऑप्शन में ए होगा, यानी मोजाम्बिक इसका सही उत्तर होगा। चलिए, PN पन्निकर जिसकी प्रतिमा का हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अनावरण किया गया, किस आंदोलन से जुड़े थे? ये पूछा जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति ने PN पन्निकर का प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन से ये जुड़े थे PN पन्निकर। ऑप्शन है स्कूल और पुस्तकालय, इंटरनेट और साक्षरता और पुस्तकालय, या इनमें से कोई नहीं। तो PN पन्निकर जो है साक्षरता और पुस्तकालय से जुड़े हुए थे। ये साक्षरता और पुस्तकालय आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी साक्षरता और पुस्तकालय। चलिए जानते हैं इनके बारे में और चीजें, कुछ और जानकारी लेते हैं इनके बारे में। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल के तिरुवनंतपुरम में, कहां पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में PN पन्निकर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति ने PN पन्निकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पे किया है या किस राज्य में किया है। तो राज्य अगर पूछता है तो आपको केरल लगा देना है। किस शहर में किया है, किस स्थान पे किया है? तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन के अनुसार आप डिसीजन लीजिएगा कि वहां पर कौन सा ऑप्शन रखा गया है, कौन सही होगा। तो केरल भी आपको याद रखना था, केरल के तिरुवनंतपुरम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। और PN पन्निकर ने राज्य में साक्षरता आंदोलन और पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए 1945 में ग्रंथशाला संगम की शुरुआत की। तो ग्रंथशाला संगम की इन्होंने शुरुआत किया था 1945 में। क्यों शुरू किया था? राज्य में जो साक्षरता आंदोलन है और पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1945 में ग्रंथशाला संगम शुरू किया था। और वह जो है वायचू वलारुका के संदेश के लिए प्रसिद्ध थे, जिसका अर्थ है पढ़ें और बढ़े। तो पढ़े और बढ़े संदेश के लिए ये अग्रसर हुए। अब इन्होंने साक्षरता आंदोलन को एक लोकप्रिय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया था। तो इस तरह इन्होंने पुस्तकालय के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। तो ये जो है कि साक्षरता और पुस्तकालय से जुड़े रहे हैं, जिनका हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में इनकी प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने, पूछा जा रहा है किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट 2022 लॉन्च किया? किस केंद्रीय मंत्रालय ने, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो हाल ही में आवास शहरी मामलों के मंत्रालय, जो केंद्रीय मंत्रालय में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट 2022 लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए जानकारी लेते हैं। और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूलकिट 2022 लॉन्च किया। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरा मुक्त शहर, क्या कचरा मुक्त शहर GFC बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया था। तो 2.0
जो है कि भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ कब किया? 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए ऐसा किया था। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत कम से कम 3 सितारा कचरा मुक्त बनाना है। 3 सितारा कचरा मुक्त बढ़ावा देना है। तो इससे जो है कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाएगा, ये फायदे में होंगे। चलिए 9 क्वेश्चन है 9 नंबर की। हाल ही जो है रूस ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी रूस ने हाल ही में सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल को सिस्टम को लॉन्च किया है। चलिए इस मिसाइल के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो रूस के रक्षा बलों ने सिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण या लॉन्च किया है, जो नौसेना और जमीनी दोनों लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। तो जमीन पर भी और नौसेना के स्तर पर यानी पानी में भी कर सकती है। यूक्रेन सीमा पर जारी तनाव के बीच यह लॉन्च किया गया है। तो यूक्रेन सीमा पर जो तनाव है रूस का, उसको देखते हुए इसको लॉन्च किया गया है। अब अमेरिका की ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी पे एक सवाल लिया हुआ था कि अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण करने का या यहाँ से जो है कि अपने सैनिकों को घटाने के या समझौता करने के लिए किस देश पर दबाव डाला है कि वो वहाँ पर बात करे। तो उसमें भी रूस था और यूक्रेन करके था। तो ऐसे हमने एक सवाल इस पे पहले भी करा चुका है कि आप अगर 10-15 दिन पहले के जाएंगे सवाल में तो आपको ऐसा एक सवाल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बने रहिए। आज की क्लास में हमने 9 क्वेश्चन को लिया हुआ है। अब आप इसका PDF टेलीग्राम चैनल से ले लें और इस प्लीज वीडियो को आप शेयर भी करें, कमेंट करते रहें आपको कैसा लग रहा है वीडियो। चीज़ें और भी बेहतर आपको मिलेंगी, और भी क्लासेस शुरू इसमें की जाएंगी। बहुत जल्द ही आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगा और बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इसी तरह बने रहिए और अपने लक्ष्य को सार्थक करें। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।